हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं आज संस्कृत व्याकरण, जिसमें काफ़ी बच्चों का कहना था कि सर संस्कृत व्याकरण में हमें बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं, तो आप एक बार अगर व्याकरण पढ़ा देते तो अच्छा होता। तो मैंने इसीलिए आप लोगों के लिए स्पेशली अब लाए हैं ये, खासकर एमपी बोर्ड वाले ज़रूर कह रहे थे बच्चे जो कि 10th में हैं, 8th में हैं, और इवन के ले लो कि जो 12th में भी संस्कृत लिए हुए हैं, और काफ़ी और मेरे चैनल पे जो है कंपटीशन के भी बच्चे कुछ जुड़े हुए हैं। तो उनका भी मैसेज आ रहा था कि सर संस्कृत व्याकरण थोड़ा सा मतलब थोड़ी कठिन लगती है, तो उसको सर करा दीजिए। तो इसलिए हमने आप लोगों के लिए आज से स्टार्ट किया है संस्कृत व्याकरण, जो कि आज हमने ये जो क्लास 9th और 10th की अच्छी संस्कृत व्याकरण की बुक आती है एनसीईआरटी की, उसमें बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक दिए गए हैं, बहुत डिटेल दिए गए हैं। तो मैंने उसी से इसको कवर करने की कोशिश की है। तो उसके 6 से लेकर के जो 12 तक के बच्चे हैं संस्कृत व्याकरण, और जो कंपटीशन के बच्चे हैं, तो एनसीईआरटी को ही फॉलो करें क्योंकि उसी से आते हैं। तो इसलिए मैंने क्लास 10th का जो संस्कृत व्याकरण की बुक है एनसीईआरटी की, मैंने उसको प्रेफर किया है। तो उसमें 6th अध्याय है जो कि 6, ठीक है, संस्कृत व्याकरण। ये उपयोगी कक्षा 6 से 12 तक पूरा रहेगा, और तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जो टॉपिक इससे आते हैं उसके लिए तो बिल्कुल रामबाण रहेगा, ठीक है। तो ये उपसर्ग हम लोग आज पढ़ेंगे। क्या उपसर्ग, जो कि ये सभी क्लासों में 2 से 3 नंबर का जरूर आता है, चाहे कंपटीशन में चले जाओ, चाहे 8th में चले जाओ, 6th में चले जाओ, चाहे 10th है 9th में, सब में 2-4 नंबर का ये आता ही आता रहता। तो हमने कहा है इसको सबसे पहले इसको ख़त्म करते हैं, छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो आप बुक में देखेंगे तो 49 से 53 पेज तक में ये दिया गया है। न्यू एनसीईआरटी न्यू सिलेबस आपको कराया जाएगा। तो चलिए, खैर ये लेक्चर 1 है संस्कृत व्याकरण का, तो हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आगे समझते हैं क्या है क्या नहीं है। तो ये देखिए, जैसे टॉपिक आपका है ये 6th अध्याय में जो कि उपसर्ग है। क्या है उपसर्ग? तो इसको हम लोग अच्छे समझते हैं, इसका मीन्स क्या होता है, आपको इसके बारे में जानना चाहिए, इसकी परिभाषाएं क्या है, और ये काम कैसे करता है, और ये किन चीज़ों में यूज किया जाता है, वाक्य बनाते समय कहाँ यूज होता है, ये सब चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आपको परेशान नहीं होना है, अच्छे से ध्यान से सुनना है। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया है कि धातु रूपों तथा धातुओं से निष्पन्न शब्द रूपों से, यानी कह सकते हो धातु से, धातु के रूप या धातुओं से निष्पन्न यानी बने शब्द। धातु का यहाँ पे आप ले सकते हो, हिंदी में बोले तो क्रिया, क्या क्रिया, और इंग्लिश में बोले तो वर्ब। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि क्रिया के, धातु का मतलब क्रिया के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल। तो जो आपकी क्रिया होती है या धातु रूपों तथा धातुओं से निष्पन्न शब्द रूपों से पूर्व, इन रूपों ये शब्द होते हैं जो धातु और धातुओं से बनते हैं शब्द, उसके पहले पूर्व प्रयुक्त होकर उनके अर्थ का परिवर्तन करने वाले शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। तो आपकी एक परिभाषा मिल गई है, तो परिभाषा आपको लिख भी लेना है और नोट भी कर लेना है, ठीक है। तो इसका क्या कहना है कि जो धातु रूपों या धातुओं से निष्पन्न यानी कि उत्पन्न हुए, बने हुए शब्द रूपों से पूर्व प्रयुक्त होकर के, पहले जुड़ करके उसका अर्थ बदल देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, उन शब्दों को हम उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपसे लिया गया है, क्या लिया गया एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं। उपसर्गों के जुड़ने से पद का अर्थ बदल जाता है। जैसे यथा, यानी जैसे देखते हैं, हार शब्द का अर्थ है माला। हार यानी पहनाते हैं, जब हम लोग हार पहनाते हैं तो उसका शब्द क्या होता है, माला होता है। क्या होता है, माला होता है बेसिकली। परंतु जब इसमें प्रा लगा दो, क्या लगा दो, प्रा, उपसर्ग लगा दो, तो क्या बनता है, प्रहार बनता है। अब प्रहार का अर्थ होता है भाई क्या, मारना। देखो कितना अर्थ बदल गया, कहाँ माला था, कहाँ मारना हो गया भाई, सब बदल गया। इसी प्रकार बड़ा आ उपसर्ग लगाने पर आहार बन गया। हार में बड़ा आ लगा दो तो आहार बन गया। आहार का मतलब होता है भोजन होता है। इसी प्रकार यदि हार शब्द में सम उपसर्ग जुड़ता है, क्या सम उपसर्ग जोड़ दे तो संहार हो गया। क्या हो गया, संहार। इसका अर्थ होता है नष्ट करना। परंतु इसी शब्द में वी लगा दो तो विहार हो गया। अविहार का मतलब होता है घूमना फिरना, विहार विचरण करना, विहार करना। इसी तरह परि उपसर्ग जुड़कर परिहार बन गया। अब परिहार शब्द बनता है जिसका अर्थ होता है सुधार करना, त्याग करना। परिहार करना मतलब सुधार करना या त्याग करना होता है। इस प्रकार हमने देखा कि अलग अलग उपसर्गों से जुड़ने से शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आ जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल।
तो यहाँ पे परिवर्तन आ गए। तो कुछ शब्द और हम देख लेते हैं। उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, अकेले नहीं होता, ये किसी के साथ जुड़कर ही अर्थ बताते हैं। ठीक है, जैसे उपसर्ग प्रयोगेण शब्द निर्माणम एकस्य पदस्य वाक्य प्रयोग है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाक्य प्रयोग में लगा के बताया है और यहाँ पे उसका बनाया गया है उपसर्ग। ठीक है, तो पहला उपसर्ग आपको पहले यही काम करना है, उपसर्ग को ही सभी को याद करना है कि उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से मुख्य होते हैं। क्योंकि पेपर में कभी कभी आप देखेंगे 10th बोर्ड का हो या 9th का 8th का हो, किसी भी क्लास का हो, या फिर आप कंपटीशन में ले लो, हमने दिया है पेपर उसमें देखा है, तो डायरेक्ट 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। कहा जाता है इसमें से कौन सा उपसर्ग नहीं है, और कभी कभी क्या पूछा जाता है इसमें से कौन सा उपसर्ग है, और कभी कभी क्या है कोई शब्द दे दिया जाता है और कहा जाता है इस शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, उसके विच्छेद करके बताया जाता है। तो कई तरीके से उपसर्ग को पूछा जाता है। तो ठीक है, तो हमको सबसे पहले उपसर्ग शब्द ही यानी याद करना है। तो प्रा है पहला। अब जैसे ये प्रभवती, भवती में प्रा लग गया, प्रभवती हो गया। कर्ष में लग गया प्रा तो प्रकर्षय हो गया। यत में लग गया तो प्रयत्नय हो गया। तिष्ठा में लग गया प्रतिष्ठा हो गया। कुछ ये शब्द हैं भाई प्रा वाले। ठीक है, तो देखिए ऐसे आपको दे दिया जाएगा प्रभवती, तब कैसे जानोगे भाई इसमें कौन सा उपसर्ग है। तो प्रा देखो, प्रा अलग, अब भवती का अर्थ होता है। ऐसे प्रा कर्ष, कर्ष है मतलब अलग अर्थ होता है, प्रा अलग। यानी कि कुल मिला के जब आपको शब्दों से कहा जाए कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो आपको इसको ऐसी जगह से तोड़ना है, ऐसे शब्द को आगे निकालना है जिससे कि पीछे वाले का अपना अर्थ हो और आगे वाले प्रा का कोई अर्थ हो या ना हो, लेकिन ये तो उपसर्ग है तो इसका अर्थ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो शब्द टूटेगा उसका अर्थ होना चाहिए। अगर उसका कोई अर्थ नहीं है तो मतलब वो पहले से शब्द था ही नहीं, और जब वो धातु रही ही नहीं तो उसमें उपसर्ग लगने से कैसे हो जाएगा भाई। तो पहले उसका स्वयं का अर्थ था, चाहे धातु हो चाहे शब्द हो, और उसमें फिर उपसर्ग लगने से उसका अर्थ बदल गया। तो यानी पहले से उसका अर्थ था। तो आपको जब भी ऐसा करना है तो जैसे आपके पेपर में आता है भाई प्रभवती, ठीक है, ये आता है भाई, कहा जाता है इसमें कौन सा उपसर्ग है भाई। ऑप्शन दे दिया जाएगा प्रा, दूसरा दे जाएगा प्रभ, ठीक, तीसरा दिया जाएगा भाई आपका प्रभाव, ऐसे चौथा दे दिया जाएगा भाई वती। तो ऐसे आपको 4 अलग अलग बना देगा। तो आप कहोगे कभी प्रा भी हो सकता है, प्रभ भी हो, प्रभ धनवती हो सकता है भाई। लेकिन आपको ये डिसाइड करना कि अगर हम प्रभ अलग कर रहे हैं तो वती का क्या अर्थ है भाई, कुछ नहीं। अब प्रा अलग कर रहे हैं तो भवती का अर्थ होता है भाई, ये आप क्यों नहीं समझ रहे हैं। तो आपको ऐसे कोशिश करना है जब आप कोई भी उपसर्ग बाहर करें तो आपको जो बचने वाला शब्द हो उसका अर्थ अगर हो रहा है तो फिर सही है, नहीं हो रहा है तो फिर गलत है। ठीक, ऐसे पहचानेंगे। ऐसे परा में भी पराजयते, अब जैसे अगर इसमें पूछ लिया भाई पा है कि परा है, तो आपको जयते मतलब, अब आप जानते हो भाई परा मतलब लगाने से उल्टा हो गया। तो इसमें परा भवती, देखो भवती अलग शब्द अपने आप में मतलब है, अब परा का लगाना है, उपसर्ग है। तो ऐसे ही आपको देखना है। यहाँ देखिए वाक्य प्रयोग किया है, प्रभवत के क्या किया है, गंगा हिमालयात प्रभवती, मतलब गंगा नदी हिमालय से बहती है। ठीक है, बिल्कुल। आगे दिया है परा यानी पराजयते पराभवती, सैनिक है शत्रुन पराजयते, सैनिक क्या है शत्रुओं को पराजय कर दिए, हारा दिए। ठीक है, ती हो गया। अप हरती, हरती यानी दूसरा हरण करने वाला, अप यानी कि उसका उपसर्ग है। अप करोति, देखो करोति अपने आप में इसका अर्थ होता है, ये धातु है यानी क्रिया है, और अप इसका उपसर्ग हो गया। यानी कि आपको ऐसे शब्द को हटाना है जिससे जो बचने वाला शब्द है उसका पूर्णतः कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। ये मैं समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि अक्सर हम लोग क्या करते हैं, तुक्का मारते हैं। किसका, प्रा भी हो सकता है, प्रभ भी हो सकता है, आ हो सकता है, अप भी हो सकता है। तो ऐसे आपके साथ नौमत ना आए, इसलिए हम आपको ये चीज़ें बता रहे हैं। तो यहाँ पे दिया है चौरह धनम अपहरति, चौरह धनम अपहरति, जो चोर है वो क्या धन अपहरण कर ले, नहीं चुरा ले गए भाई। संस्करोति संगच्छते,
सम लगा है। सम लगने से क्या होता है, बिंदी है, माँ जो आधा माँ है वो बिंदी के रूप में बन जाता है, तो ये सम। तो यहाँ पे जब बिंदी के रूप में हो तो आप जान जाना सम है। क्या है, सम। अध्यापक छात्रम संस्करोति, ये देखिए संस्करोति का यहाँ पे सम लगा हुआ है। संस्करोति में सम आपका उपसर्ग है, वो आपका उपसर्ग है, बाकी करोति आपका क्या है, धातु है, यानी कि क्रिया है। ठीक है, तो ये हमने आपको कुछ दिखाया। आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं और। ठीक, अनु, अनुगच्छति, क्या गच्छत का अपना अलग अर्थ है भाई, वो क्रिया है। अनु आपका उपसर्ग हट गया। अब उसमें आपके पेपर में दे देगा अनु है कि आ है, तो आप कैसे आ भी हो सकता है। नुगच्छत फिर क्या होगा भाई, तो आपको ऐसे कुछ जानते रहना है। शिष्य गुरुम अनुगच्छति, ठीक। तो अनुकरोति ये कैसे शब्द हैं, इन्हीं शब्दों को आपको याद रखना। आओ, औ गच्छति, अवतरति। अब देखिए औ हटाने से गच्छति एक क्रिया है, औ हटाने से तरति एक क्रिया है। तो आपको समझना है कि जिसको हटाने से वर्ब निकाल लो, उसके बाद जो बना वो क्या है, उपसर्ग जो बचा है। ठीक है, राम भवंतम अवगच्छति, अवजनाति वा, अवजनाति वा, निर्गच्छति निराकरोति, निर्गच्छति निराकरोति। देखो अब इसमें गच्छत तो ठीक है, लेकिन निर शब्द लगा हुआ है, तो ये आपका उपसर्ग है। करोति तो ठीक है, पर निरा लगा हुआ है, तो निर आपका है। ठीक है, बिल्कुल। तो प्राचार्य कार्यालयात निर्गच्छति निस। अब यहाँ पे निस कैसे जानेंगे, तो देखो ये वाला जो सा है वो बन गया जाके आपका सीटी वाला सा, वो भी हाफ षटकोण वाला सा, सॉरी। ठीक है, तो निष्कारणम निस्सरति, क्या निस्सरति। तो देखो यहाँ पे वही सा है, हाफ सा है, हलंत लगा रहे, मतलब वो शुद्ध व्यंजन है, यानी आधा अक्षर है। तो आधा अक्षर तो यहाँ है, यहाँ इस रूप में है, तो किसी रूप में भी हो सकता है। सर्पा है विलात निस्सरति, ठीक, ये दिया हुआ है। अगला दिया है कि दुष, तो दुष भी आधा सा है, तो यहाँ पे आधा सा, यहाँ भी आधा सा। तो दुस्याज्य है, दुष्प्रयोजनम, स्वभाव है, दुस्याज्य है, भवति, दुर, दुर ये भी उपसर्ग दिया गया है। दुर्बोध्य है, दुर्लभ है। देखो बोध्य है तो ठीक है, बोध होना, इसमें आपका दुर हटा दो तो लभय हो जाएगा, यानी लाभ यानी शुभ, अच्छा। दुर्बोध्य है, दुर्लभ है। अयम गूढ़ विषय है, दुर्बोध्य है, अस्ति, ये भी आपका वाक्य प्रयोग कर दिया। वि जयते विजयते, हरति विहरति, धर्मः सदा विजयते। ठीक है, आगे देखते हैं। 11 तो हमने देख लिया भाई, 12 से देखते हैं। आंग, ठीक है, ये इसको आप आंग टाइप के पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा। अब ये आकंठम, आकंठम, आजीवनम, ठीक। अब यहाँ पे अगर आ शब्द जुड़ा हुआ है शुद्ध, फिर कंठम जीवनम तो ठीक अलग है, कंठम आ शब्द तो आंग, आप इसको समझोगे अड़ा यहाँ पे आधा है। ठीक है, इस शब्द में देखिए अंगा का कोई रोल नहीं है, खैर दिख रहा है, बट आ का रोल पूरी तरह से है। ठीक है, अंगा यहाँ पे लोप होता दिख रहा है। ठीक है, बिल्कुल, तो आपको ही समझना है। आकंठम अजीवनम, आकंठम जलम पीतम, नि गदति निगदति, पतति निपतति। ठीक है, जैसा आपने देखा भाई पतति नहीं होता है गिरना, ठीक, तो निपतति यानी कि आपका उल्टा हो जाएगा। ठीक, तो ये खैर आपका चलता है, तो वर्ब के साथ जो लगता है आगे वो उपसर्ग होता है। पुत्र है पितरम निगदति, अधि, क्या आदि हो गया। राजते अधिराजते, सेते अधिसेते, ठीक, विद्वान सर्वत्र अधिराजते। ठीक, अति वादः अतिवादः, ये आपका आचार है, अत्याचार है, तो इसमें भी अति लगा हो, इसमें तो दिख रहा है, इसमें दिख नहीं रहा, तो आपको इन शब्दों को, ऐसे शब्दों को याद रखना है। ठीक है, अत्याचार है। अतिवादो ना कर्तव्य है, अतिवादो ना कर्तव्य। सुपुत्रेण, पुत्रेण तो ठीक है, सुपुत्रेण। शोभते सुशोभते, तो सु देखो अलग हो रहा। उद्याने पुष्पाणि शोभन्ते। उत उड्डयते उत्पतितः, उड्डयते उत्पतितः। ठीक है,
पतितः है, पतितः गिरना, भाई उत फिर जुड़ा हुआ उत, इसमें उड्डयते, इसमें भी उट टाइप का लगा हुआ है। पक्षिणः आकाशे उड्डयन्ते, ठीक है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। अभि गच्छति, अभिगच्छति है ना, यहाँ पे अभ्यागतः लिखा हुआ है, अभ्यागतः सर्वै सदा पूजनीय। प्रति, तो प्रति में क्या है भाई, प्रत्युपकार है, ठीक है, उपकार है को प्रत्युपकार है ना। प्रत्यवदत, प्रत्यवदत, पुत्री मातरम प्रत्यवदत, ठीक। तो प्रति शब्द कैसे है यहाँ पे, प्राधाता प्रयाधाता, ठीक, ये आपका दिख रहा प्रति में। परि, परि शुद्ध दिख रहा भाई। परित्यजामि, परिवर्तनम, अहम दुष्टम प्रतिजामि, यानी हमको दुष्ट को परित्याग कर देना, छोड़ देना चाहिए भाई, ठीक है। परि, उपगच्छति, गच्छति, ठीक है, उपगच्छति। हरति यानी उपहरति। शिष्यः अध्ययनार्थ गुरुम उपगच्छति, ठीक। तो ये देखो कई सारे हमारे उपसर्ग बहुत अच्छे अच्छे हैं, इसमें बताया गया है। ये आपको 21 उपसर्ग हो गए भाई, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं 22 नंबर। अपि, अपि दधाति, द्वारपाला है, द्वारम अपि दधाति, ठीक, ये दिया गया है। और आगे देखते हैं भाई हमारा, ये कुछ दिया गया है कुछ खास टाइप का। किसी भी धातु में उपसर्ग जुड़ने से अर्थ परिवर्तन होता जाता है। यदा, जैसे गम मतलब जाना होता है, क्या होता है, गम मीन्स जाना। ये जो आपका ये इस तरह का अंडर रूट जैसा का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब है ये जिसमें लगा रहता है वो धातु है, क्या है, धातु यानी क्रिया है, ठीक है, बिल्कुल। तो गम आ ये गम है, तो आगच्छति हो गया, ये वर्ब बन गया आना। उपगम यानी उपगच्छति, अनुगम अनुगच्छति है ना, और अव मतलब गम मतलब अवगच्छति, तो आगच्छति नहीं आना, उपगच्छति नहीं पास जाना, अनुगच्छति नहीं पीछे जाना, अवगच्छति नहीं समझना, ठीक। कई सारे मीन्स दिए गए। यह हमें यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि जब हमें किसी उपसर्ग युक्त धातु का वाक्य में प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ती, तब धातु रूप के सामान्य प्रयोग में ही पद निर्माण करने के पश्चात निर्मित पद में उपसर्ग को संधि नियमों के अनुसार जोड़ना चाहिए। यानी कैसे जोड़ेंगे ये देखते हैं भाई। जब हमको किसी वाक्य में प्रयोग करना होगा तो इसको बता रहा, सिखा रहा है यहाँ पे, कैसे, ये देखो। लकार, लट में जब गम होता है हमारा गम, तो धातु रूप क्या है, गच्छति है, क्या है धातु रूप, ये क्रिया रूप क्या है, गच्छति जाना। लेकिन उपसर्ग प्रति धातु रूप, उपसर्ग प्रति धातु रूप के साथ जुड़ता है। उपसर्ग अनु ले लिए और धातु रूप ले लिए गच्छति, गम नहीं जुड़ेगा भाई कि आपका अनुगम हो जाएगा, नहीं है ना। गच्छ धातु रूप गम का गच्छति, ठीक है। लिट में क्या हो जाता है, गमिष्यति, लंग में हो जाता है अगच्छत, यण संधि में लोट में गच्छतु, विधिलिंग में आपका हो जाता है गच्छेत। तो ये अलग अलग है, ठीक। इनके साथ आपका अनुगच्छत, अनुगमिष्यति, अनुअगच्छत, अनुगच्छतु, अनुगच्छेत, ये सारी चीज़ें आपके हैं यहाँ। तो यहाँ पे आपको खैर एक विशेष चीज़ बताया है कि जब भी हम उसे वाक्य में प्रयोग करेंगे तो उपसर्ग के साथ धातु रूप ना कि लकार यूज करेंगे। लकार यानी कि उसका शब्द, ठीक है, उसका शब्द धातु रूप यानी हम यूज करेंगे, ठीक है। खैर ये बहुत अच्छी चीज़ दिया है यहाँ पे, तो खैर आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कुछ ये दिया है स्टार में, ये चिन्ह धातु का संकेतक है, ठीक। और गम क्या है, एक धातु है। तो यहाँ पे जब ये लगा रहता है नरूड जैसे इस तरह, तो वो धातु है, क्या है, धातु है। अब यहाँ पे अभ्यास दिया गया है, देखिए यहाँ पे, ठीक। उपसर्ग कह रहा है इसमें से निकालिए, धातु अलग कीजिए, क्रियापद बनाइए। तो ये चीज़ क्रियापद को अलग बनाइए। तो ये चीज़ें आपके अभ्यास में दिए गए हैं, इनको आपको प्रैक्टिस के रूप में करना है, ठीक है। ये पीडीएफ आपको हम अपने व्हाट्सएप चैनल पे सेंड कर देंगे, ठीक है। तो अगर आप ना जुड़े हों अभी तक व्हाट्सएप चैनल से, वहाँ जानकारियाँ जाती रहती, सभी वीडियोज़ के लिंक, कोई पीडीएफ हुआ, कोई इन्फॉर्मेशन देना हुआ, तो व्हाट्सएप चैनल, ग्रुप नहीं चैनल, ठीक है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से ज्वाइन कर लिए, या टेलीग्राम चैनल पर भी जा सकते हैं, ठीक है, या फिर फेसबुक पेज पर या हमारे अदर चैनल पर जाकर हमसे जुड़ सकते हैं। अन्यथा हम
अगली वीडियो में मिलते रहेंगे। तो आज आपको आई होप कि समझ में आया होगा। ये आपका संस्कृत व्याकरण का एक टॉपिक था जो कि उपसर्ग था, जो कि 2 से 4 नंबर तक आसानी से हर एक कक्षा में आ जाता है, 6 से लेकर 12 हो या फिर कंपटीशन का हो, ठीक है, प्रतियोगी परीक्षा हो। तो आपको इनको अच्छे से एक बार समझ में कम आए, दोबारा फिर से, अगर फिर भी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में आप कीजिए कमेंट, हम आपको फिर से उसका यानी कि हम कोशिश करेंगे कि आपकी डाउट क्लियर हो सके, ठीक है, अगली वीडियो हम क्लियर कर सके, ठीक है। और अगला उपसर्ग तो हो गया, अगला टॉपिक किस पे चाहिए आपको, ठीक है, किस पे, हम वैसे तो अपने आप बनाएंगे ही, बट आप सजेस्ट करेंगे थोड़ा तो ज़्यादा जिस पे डिमांड होगी तो उस पर वीडियो आसानी से बनाया जा सकता है, ठीक है। तो वैसे तो हमने सोच ही रखा है, बट आप बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो खैर ये आपको देखा, और साथ में आने वाली है हिंदी व्याकरण के भी बच्चे कह रहे थे, तो हिंदी व्याकरण का हम सोच रहे हैं कि शुरू का तो हमने पढ़ा दिया था, बट काव्य से या फिर रस से चालू करते हैं, रस अलंकार छंद वगैरह आपको करा देते हैं, ठीक है। खैर पेपर आ रहे हैं अर्धवार्षिक, ठीक है। तो खैर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को बाय बाय एंड जय हिंद।